वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्पेशल। सो आज हम करने वाले हैं सौरमंडल 6 क्लास की ज्योग्राफी यानी भूगोल। आप सभी जानते हैं कि भूगोल से सीटेट में 7, 8 या 9, 10 क्वेश्चन तक आते रहते हैं, तो हमें ज्योग्राफी वाला पार्ट करना बहुत ज़रूरी है। कल वाली वीडियो में सॉरी बहुत गड़बड़ हो रही थी ना, तो इसलिए बस आज ऐसा नहीं होगा। और जो इम्पोर्टेंट वो है वन लाइनर वैसे मैंने हाईलाइट कर दिए हैं, वह मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। सो एनसीईआरटी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हर एक एग्ज़ाम के लिए सी टेट हो, टेट हो, यूपी टेट या फिर कोई भी टेट एग्ज़ाम या फिर कोई भी कलरा ग्रुप डी वगैरह, हर एक एग्ज़ाम के लिए सी टेट एक बेस बनाकर रखती है। सो आज हम आप पढ़ने वाले हैं सौरमंडल। सौरमंडल में पृथ्वी की क्या जगह है सौरमंडल में, और सौरमंडल क्या है सबके बारे में पता चलेगा। ग्रह क्या है, क्षुद्र ग्रह है और उल्का पिंड, ये इनकी स्थिति क्या है, इनका टाइम क्या है, इन मतलब घूमने की स्थिति किस तरफ है, ये इन सब के बारे में हम जानेंगे। और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी मैं, एक एक चीज़ को पढ़ते हुए चलेंगे। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। सुबह में आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। पहले 1-2 बिंदु यानी कि जो तारे निकलते हैं ना, उनके उनके बारे में बातें हो रही है। बाद में संख्या बढ़ती हुई जाती है। रात के समय बहुत ज़्यादा तारे दिखते हैं ना, इसलिए आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भरा रहता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले ऐसे प्रतीत होते हैं मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। मतलब कुछ ज़्यादा टिमटिमाते हैं, कुछ कम टिमटिमाते हैं ना, इसलिए उनके बारे में बताया है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के साथ चमकते हैं, चंद्रमा के साथ। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। इन तारों के साथ साथ हम चांद को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार और अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। चांद हर रोज एक जैसा नहीं होता, कभी छोटा कभी बड़ा, अलग अलग समय पर अलग अलग आकार में। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देखते हैं। पूरा चांद महीने में एक ही बार दिखाई देता है, और वह रात पूर्णिमा की होती है। पूर्णिमा की रात को पूरा चांद दिखाई देता है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। 15 दिन के बाद जब 15 दिन तक जब चांद बड़ा होता जाएगा और पूरा चांद हो जाएगा तो पूर्णिमा होती है, और उसके बाद 15 दिन तक चांद दिखाई नहीं देता, धीरे धीरे कम होता जाता है, तो वह अमावस्या की रात होती है। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? दिन के समय में हम चांद को, सितारों को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। सूर्य का प्रकाश इतना तेज है कि जो चंद्रमा, जो तारे रात को हमें चमकते हुए, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, और दिन के समय जब सूर्य निकलता है तो वो दिखाई नहीं पड़ते। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। चांद, सूर्य और जो भी तारे वगैरह चमकते हैं ना, उन्हें खगोलीय पिंड कहा जाता है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ बड़े होते हैं खगोलीय पिंड, कुछ छोटे होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। आकार में गर्म, बड़े और छोटे होते हैं, और वे गर्म होते हैं। इनके पास गैसें होती हैं, अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश भी होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक वाला तारा है। सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा और प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। सूर्य तारे जो होते हैं वो सूर्य की तरह ही होते हैं, लेकिन वे बहुत दूर होते हैं हमसे, इसलिए हम उनको महसूस नहीं कर सकते। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं।
जितनी ज़्यादा दूर होगी उतनी छोटी चीज़ दिखाई देगी, जितनी अपने पास होगी उतनी ही बड़ी चीज़ दिखाई देगी। जैसे हवाई जहाज़ का उदाहरण इन्होंने दिया है। हवाई जहाज़ के हम पास में खड़े हैं तो वो कितना बड़ा होता है, और जब वो आसमान में उड़ता है तो एकदम छोटी चिड़िया की तरह दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। रात में जब तारे निकलते हैं तो हम देखते हैं एक कि तारे आपस में कुछ अलग अलग आकृतियां बनाते हैं। उनको क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल। अर्सा मेजर, ये याद करने वाली बातें हैं। अर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आ जाते हैं अर्सा मेजर और बिग बियर। सप्तऋषि तो हमने देखा ही होगा, मुझे तो पता है। सप्तऋषि वो क्वेश्चन मार्क की तरह दिखाई देता है। सात ऋषि संत, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाए। बड़े बुजुर्गों को पता होता है इन सब चीज़ों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। पुराने समय में तारे निकलते थे रात में, तो तारे किस तरफ है, उत्तर में है, दक्षिण में है, ये नक्षत्र मंडल इस दिशा में है, इनसे हम दिशाओं के बारे में पता लगाते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जिसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। सप्तऋषि की सहायता से यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे को इंगित करेगी। सप्तऋषि के बारे में बता रहा है। सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारे हैं, उनको आपस में मिला के एक रेखा खींची जाए, उसे आगे बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव तारे को इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती। उन्होंने बताया ना, खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा और अपना प्रकाश होता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित करते हैं। ये पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिन्हें अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाइड शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है परिभ्रमक। ग्रह का क्या अर्थ होता है? ये किस भाषा से लिया गया है? प्लेनेटाइड शब्द से बना है, ग्रीक भाषा के। और इसका अर्थ क्या था? परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। ग्रह जो चारों ओर घूमते हैं, अपनी जगह पर भी घूमते हैं और उसके चारों ओर भी। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी अपना सारा प्रकाश है वो सूर्य से लेती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। मैंने बताया था ना, सूर्य हमारे सबसे नज़दीक वाला तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो पास में कैसे दिखती है? हम चारों ओर देखते हैं, लेकिन हम जब चांद पर जाके पृथ्वी को देखेंगे तो वो, जैसे हम यहाँ से चांद को देखते हैं चमकता हुआ दिखाई देता है, वैसे चांद से ही पृथ्वी को देखेंगे तो पृथ्वी चमकती हुई दिखाई देगी। और पृथ्वी वहाँ से नीले रंग की प्रतीत होती है दूर से देखने पर, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जल की मात्रा ज़्यादा है, इसलिए जल की वजह से। ये देखो डायग्राम में ग्रहों की स्थिति बताई गई है सूर्य के नज़दीक के अनुसार। बीच में सूर्य है, सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध, फिर शुक्र ग्रह, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, और उसके बाद में आते हैं यूरेनस और नेपच्यून। ये आप एक बार जरूर पढ़ लेना। बुध ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण, मतलब सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 88 दिन में करती है और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में। शुक्र ग्रह सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में करते हैं और अपने अक्ष पर एक घूर्णन 243 दिन में। पृथ्वी तीसरा ग्रह है सूर्य के नज़दीक दूरी के अनुसार। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 365 दिन में, अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में, और चंद्रमा की संख्या 1, मतलब इनके ग्रह है। मंगल उपग्रह है चंद्रमा पृथ्वी का। मंगल सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में। चंद्रमाओं की संख्या 2, मतलब उपग्रह की संख्या। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नज़दीक है, ये चट्टानों से बने होते हैं। उपग्रहों के बारे में बताया है। नंबर 5 पे है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण बृहस्पति का, 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन
9 घंटे 56 मिनट। और अब उपग्रहों की संख्या यानी चंद्रमाओं की संख्या लगभग 53। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने, अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट और चंद्रमाओं की संख्या लगभग 53। बाह्य ग्रह के बारे में, सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। यूरेनस अरुण या वरुण, यानी कि यूरेनस को हिंदी में अरुण बोलते हैं और नेपच्यून को वरुण। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 साल, अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट और उपग्रहों की संख्या 27। नेपच्यून सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में और अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट और चंद्रमाओं की संख्या 13। ये ग्रहों के बारे में बताया है और इनके उपग्रहों की संख्या बताई है। क्या आप जानते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। और सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों को लिखें। ये हमसे पूछा गया है कि सौर किसे कहा जाता है। सूर्यमंडल सोल सूर्य देवता को कहा जाता था और सूर्य से संबंधित है, इसलिए इसके सूर्य के आसपास जो ग्रह हैं वगैरह मिला करके इसलिए उसको सौरमंडल कहा गया है। आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। जो हम चांद देखते हैं वो एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा से प्राप्त करते हैं। हमारी पृथ्वी में 7 और अन्य ग्रह हैं, मतलब हमारी पृथ्वी पर टोटल 8 ग्रह हैं। 7 अन्य ग्रह के बारे में बताया। सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। इसमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा यानी अपने उपग्रह भी हैं। सौरमंडल सूर्य 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्कापिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। उन्हें हम सौर परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सूर्य के बारे में अभी बताया गया है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, यानी मध्य बिंदु केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना हुआ है। सूर्य बहुत ही गर्म गैसों से बना हुआ है। इसका खिंचाव बल, मतलब अपनी ओर खींचता है, ये खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। देखो, सौरमंडल के प्रकाश और ऊष्मा का एकमात्र स्रोत, इतनी ऊर्जा है सूर्य में कि ये एक अकेला ही काफी है सूर्य। लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं कर सकते क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हमसे बहुत दूर है। सूर्य हमसे कितनी दूर है? सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य की दूरी पृथ्वी से 15 किलोमीटर। अभी हम ग्रहों के बारे में बात करते हैं। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं। देखो, ये क्वेश्चन आता है कि सूर्य, ये कक्षा कहलाते हैं, दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं 8 ग्रह और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाते हैं अपनी कक्षा में। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना गया है, पृथ्वी की जुड़वा बहन माना गया है या जुड़वां ग्रह, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। प्लूटो ग्रह भी आता था, नौवां ग्रह। अभी 8 ग्रह, पहले 9 माने जाते थे जिसमें प्लूटो था। परंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सकते हैं। अभी प्लूटो को बोने ग्रह में शामिल कर लिया गया है। पृथ्वी के बारे में हम जानते हैं। हमारी पृथ्वी
सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। सूर्य से तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। देखो, यह ध्रुवों के पास चपटी हुई है। यही कारण है इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न अधिक गर्म और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी और वायु उपस्थित है। यहाँ पर पानी और वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन भी मौजूद है जो हमारी सिर्फ पृथ्वी पर ही है। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस पर जीवन पाया जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है पानी की वजह से, क्योंकि इसके 2/3 सतह पर पानी से ढकी हुई है। इसलिए हम नीला ग्रह भी कह सकते हैं इसे। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। अभी हम चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रमा, हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है और वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी का 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। क्योंकि यह हमारे नजदीक है काफी, इसलिए ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी है 3,84,000 किलोमीटर। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। सूर्य कितना किलोमीटर है? सूर्य पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और ये चंद्रमा कितनी दूर है पृथ्वी से? 3,84,000। यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के पास है और सूर्य काफी दूर है। मानव निर्मित उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। देखिए इधर, उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। एक बात है, जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं भाई। पश्चिम से पूर्व की ओर, हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हैं। इनका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। मानव निर्मित उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर 27 दिन में पूरा कर लेता है। लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। चंद्रमा जो है वो, ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा इसके चारों तरफ भी घूमता है और ये अपनी जगह पर ऐसे घूमता हुआ चलता है। अपने अक्ष पर भी ये घूमता हुआ चलता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है, जो क्षुद्र ग्रह है वो कहाँ पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोटक के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। जो ग्रह हैं वो टूटकर अलग हो जाते हैं, उनके छोटे छोटे पिंड होते हैं, वो क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। अभी हम जानेंगे उल्का पिंड के बारे में। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं सूर्य के चारों ओर, वो उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। ये जो जिन्हें हम टूटता हुआ तारा बोलते हैं ना, ये ग्रह हैं जो टूटने वाले होते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं, फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पिंड पूरी तरह है बिना जले पृथ्वी पर गिरता है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आसमान में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का एक समूह है। यह पट्टी आकाश गंगा है, मिल्की भी कहते हैं इसको। आकाश गंगा, ये जैसे आसमान में ये सफेद पट्टी सी दिखाई पड़ रही है, ये इसको क्या कहते हैं? आकाश गंगा।
इसलिए इस आकाशगंगा किस लिए कहते हैं, क्योंकि पहले प्राचीन समय में इसको बहती हुई दूध की नदी भी कहते थे, इसलिए इसको, ये सफ़ेद है इसलिए इस नदी की वजह से इसको गंगा कहा जाता है। और आकाश में है इसलिए इसको आकाश यानी आकाशगंगा। इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी, इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा था। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक प्रणाली है। आकाशगंगा क्या है? तारे हैं, बादल हैं, गैस है, इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में कोई भी जानकारी अभी तक नहीं पता चली है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड क्या है? ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि इसके बारे में अभी तक पता भी नहीं चला है। वैज्ञानिक अभी तक जुटे हुए हैं। हमारा ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है फिलहाल। लेकिन हमने क्या जाना? ग्रहों, उपग्रहों, ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं,